करीब 24 साल पहले बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी घटना घटी जिसने लोगों को हैरान कर दिया और आज भी सुनने वालों की रूह कंपा देती है। यह घटना इतनी भयावह थी कि इससे जुड़ी कहानी उससे भी अधिक दर्दनाक है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की भूमिका ने भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने पोस्टमार्टम से पहले ही रिपोर्ट तैयार कर ली थी और सबूत मिटाने का काम खुद पुलिस ने किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि पटना पुलिस अपनी पूरी ताकत पीड़ित को न्याय दिलाने के बजाय अपराधियों को बचाने में लगा रही थी। इसका कारण यह था कि इस मामले का प्रमुख संदिग्ध कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का साला और तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भाई साधु यादव था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय साधु यादव ही सरकार की वास्तविक शक्ति के रूप में उभरे थे। इस कहानी के मुख्य पात्र शिल्पी जैन और गौतम सिंह थे। 1999 में शिल्पी जैन की उम्र 23 साल थी। वह पटना के प्रतिष्ठित व्यवसायी उज्ज्वल कुमार जैन की बेटी थी, जो कमल स्टोर्स नामक प्रसिद्ध कपड़े की दुकान चलाते थे। शिल्पी पढ़ाई में होशियार और खूबसूरत थीं और उन्होंने मिस पटना का खिताब भी जीता था। वह पटना विमेंस कॉलेज से स्नातक करने के बाद कंप्यूटर क्लास कर रही थीं। दूसरी ओर गौतम सिंह, जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, के पिता डॉ.वी.एन. सिंह थे। वे लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे। गौतम राजनीति में रुचि रखते थे और पटना में रहते हुए अपना राजनीतिक करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय बिहार की राजनीति में साधु यादव का प्रभुत्व था और गौतम उनके करीबी बन गए थे। उन्होंने साथ मिलकर सिल्वर ओक नाम का एक रेस्टोरेंट भी खोला था। शिल्पी और गौतम का प्रेम धीरे धीरे बढ़ता गया और उन्होंने साथ रहने का सपना देखा, लेकिन यह सपना 3 जुलाई 1999 की रात अचानक टूट गया। उस रात 3 जुलाई 1999 को पटना के बोरिंग रोड स्थित एक फ्लैट से अचानक खबर आई कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाशें एक ही कमरे में पाई गईं। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। दोनों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए थे और शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया कि दोनों की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई थी। इस मामले को एक प्रेम त्रासदी के रूप में पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। हालांकि इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे थे। घटनास्थल पर पाए गए सबूत और परिस्थितियां आत्महत्या की कहानी को सही साबित करने में नाकाम थीं। कमरे में चीजों की स्थिति, दोनों के शवों की स्थिति और अन्य विवरणों ने एक बड़ा संदेह पैदा किया। शिल्पी के परिवार ने शुरू से ही कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। शिल्पी की मां ने इस बात का दावा किया कि उनकी बेटी कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। पुलिस की शुरुआती जांच से ही ऐसा लग रहा था कि मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सही तरीके से तैयार नहीं की गई और कई आवश्यक परीक्षण नहीं किए गए। इसके अलावा पुलिस ने घटनास्थल से अहम सबूतों को अनदेखा किया और उन्हें संरक्षित करने के बजाय जल्दबाजी में साफ कर दिया। जैसे जैसे समय बीता, इस मामले में राजनीतिक दबाव भी सामने आने लगा। साधु यादव का नाम संदिग्ध के रूप में उभरने के बाद जांच में और भी कठिनाई आ गई। साधु यादव उस समय एक शक्तिशाली व्यक्ति थे और उनका प्रभाव पुलिस और जांच प्रक्रिया पर साफ देखा जा सकता था। उनके नाम की वजह से पुलिस को निष्पक्षता से जांच करने में मुश्किल हो रही थी। शिल्पी के परिवार को न्याय पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। उन्होंने पटना पुलिस पर विश्वास न करते हुए उच्च अधिकारियों और न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। शिल्पी के परिवार ने न्याय की मांग करते हुए हाई कोर्ट में अपील की। उनका दावा था कि यह मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का है और इसमें बड़े राजनीतिक नाम शामिल हैं। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। सीबीआई ने जांच शुरू की और घटनास्थल से जुड़े सबूतों का फिर से अध्ययन किया। सीबीआई की जांच ने कई नए पहलुओं को उजागर किया। सबसे पहले उन्होंने घटनास्थल पर मिले सबूतों की गहराई से जांच की। कमरे में रखे कप जिसमें जहर का अंश पाया गया था कि जांच से पता चला कि शिल्पी और गौतम के उंगलियों के निशान उसमें नहीं थे। इससे यह सवाल उठा कि क्या उन्हें जबरन जहर दिया गया था। इसके अलावा कमरे के फर्नीचर और अन्य सामान की स्थिति भी किसी संघर्ष की ओर इशारा कर रही थी, जो आत्महत्या की थ्योरी को खारिज करता था। सीबीआई की जांच के दौरान यह भी सामने आया कि गौतम सिंह के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो उसे जोखिम में डाल सकती थी। गौतम एक पत्रकार था
और उसने कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की गुप्त जानकारी इकट्ठा की थी। यह संभावना जताई गई कि इस जानकारी के कारण ही उसकी हत्या की गई होगी। शिल्पी जैन का मामला केवल प्रेम कहानी नहीं था, बल्कि उसमें राजनीति और पावर गेम की परतें भी थीं। साधु यादव के नाम की संलिप्तता ने मामले को और उलझा दिया। हालांकि उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटाना सीबीआई के लिए भी चुनौतीपूर्ण था। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवाल उठे कि क्यों प्रारंभिक जांच सही से नहीं की गई और क्यों घटनास्थल की संरक्षा में लापरवाही बरती गई। शिल्पी के माता-पिता ने इन सवालों के जवाब के लिए न्यायपालिका पर भरोसा किया। अदालत में प्रस्तुत किए गए सबूत और सीबीआई की रिपोर्ट ने मामला एक नए मोड़ पर ला दिया। सीबीआई की जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब शिल्पी के फोन रिकॉर्ड्स और गौतम के संपर्कों की जांच की गई। इन रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसे नाम सामने आए जो राजनीतिक और अपराधी समूहों से जुड़े हुए थे। शिल्पी और गौतम के बीच की बातचीत में भी कुछ ऐसे संकेत मिले जो यह दर्शाते थे कि वे किसी खतरनाक मामले में फंस चुके थे। सीबीआई ने इन नए तथ्यों के आधार पर जांच को और गहराई से आगे बढ़ाया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि गौतम सिंह के पास एक दस्तावेज था जिसमें कुछ बड़े नेताओं और प्रभावशाली व्यापारियों के नाम थे जो कथित तौर पर एक धोखाधड़ी के मामले में शामिल थे। ये दस्तावेज गौतम के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता था और हो सकता है कि इसी वजह से उसकी हत्या की गई हो। शिल्पी के परिवार के लिए यह एक कठिन समय था। वे न केवल अपनी बेटी को खो चुके थे, बल्कि अब उन्हें यह एहसास हो रहा था कि उनकी बेटी किसी बड़े साजिश का हिस्सा बन गई थी। शिल्पी की मां, जो हमेशा अपनी बेटी की रक्षा के लिए खड़ी रहती थीं, अब अदालत में लगातार न्याय की मांग कर रही थीं। उनके लिए यह सवाल सिर्फ अपनी बेटी की मौत का नहीं था, बल्कि उस सिस्टम का भी था जो अक्सर दबाव और प्रभाव के आगे कमजोर पड़ जाता है। सीबीआई ने धीरे धीरे उन संदिग्धों की पहचान की जिन्होंने इस हत्या में शामिल होने का संदेह जताया था। सबसे पहले साधु यादव का नाम सामने आया, जो एक प्रभावशाली नेता थे और पहले भी कई विवादों में घिर चुके थे। सीबीआई ने उनके घर और कार्यालय की तलाशी ली, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सके। इसके बाद सीबीआई ने गौतम के करीबी दोस्तों और जानकारों से पूछताछ की जो इस घटना से पहले उसके साथ जुड़े हुए थे। गौतम और शिल्पी के रिश्ते को लेकर कई अफवाहें थीं, लेकिन अब सीबीआई ने यह स्पष्ट किया कि गौतम को शिल्पी के साथ उसके संबंधों के कारण नहीं, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक साजिश के तहत मारा गया था। यह पता चला कि गौतम ने जो दस्तावेज इकट्ठा किए थे वे कई लोगों के लिए खतरा बने थे और इसी कारण उसे चुप कराने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। शिल्पी के केस ने देश भर में सत्ताधारी नेताओं, भ्रष्टाचार और माफिया गैंग्स के संबंधों को लेकर सवाल उठाए थे। यह मामला न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी था, बल्कि इसने पूरे सिस्टम पर भी उंगली उठाई। अदालत में जांच के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि इस हत्या को एक राजनीतिक साजिश के रूप में देखा जाना चाहिए। सीबीआई ने अंततः कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनमें उच्च पदस्थ राजनेता और कुछ अपराधी शामिल थे। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और अदालत ने सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया। शिल्पी जैन और गौतम सिंह की मौत का कारण अब साफ हो चुका था। शिल्पी जैन के परिवार को हालांकि न्याय मिला, लेकिन वे हमेशा इस दुखद घटना को भूल नहीं पाएंगे। शिल्पी की मां, जो अपनी बेटी की मौत के बाद खामोश थीं, अंततः अदालत के फैसले के बाद अपने आंसू पोंछने में सफल हुईं। लेकिन इस मामले ने उन्हें यह सिखाया कि कभी भी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी बड़ी ताकतवर क्यों ना हो। यह केस न केवल एक परिवार के लिए न्याय था, बल्कि यह एक चेतावनी भी था कि राजनीति और अपराध का मेल समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर करें और द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।